हमें कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, हम बड़े सीधे साधे, मेरे वाला साहब शरीफ आदमी थे। बिल्ले अंकल मैंने बदमाश बनना है, केड़ा मुश्किल काम है, इट फाड़ तो मेरे सिर च मार दे, बदमाश बन जा। मैं कहता हूँ फरिश्ते जब हिसाब लेने के लिए है ना, तो मैं थोड़ा सा ना पीछे होगा ना, आपके पीछे ना दिया नीचे होगा जाऊँ, तो अगर मेरे जुर्म ऐसे हो मैं जागा आहो जी फिर कीता है, तो फिर छितर तो मुझे वहाँ पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो कब्र का अज़ाब, तो मैं उससे डरता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं शाहिद चौधरी साहब के घर पे, उनके डेरे पे मौजूद हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जैसा कि कोई गैंगस्टर है, कोई क्रिमिनल है। आखिर गैंगस्टर्स होते क्या हैं, क्रिमिनल्स होते क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शाहिद चौधरी साहब गैंगस्टर क्यों बने, किस लिए बने, क्या वाक़या उनके साथ पेश आया। तो चलिए मेरे साथ उनसे बात करते हैं और उनकी स्टोरी जानते हैं। जी तो नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो मैं पूछूंगी वो ये है कि गैंगस्टर, क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड, ये सब क्या है? क्या कहेंगे इसके बारे में? बात यह है कि मैं आज ना तमाम जो लोग, जो देखने वाले, जो तमाम व्यूवर्स हैं, मैं उनको एक बात बतानी चाहता हूँ। आज तक मैंने ना टीवी पे बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं जो इन्हीं मौज़ूआत पे किए जाते हैं। असल में जो है ना, लोगों को और ये टीवी के जो आपके जो इंटरव्यूज़ करने वाले जो भी टीम है, उनको ये पता ही नहीं कि ये अंडरवर्ल्ड का जो लफ्ज़ है किन लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें दरअसल बात यह है, एक माफिया होता है, एक ऐसा अंडरग्राउंड माफिया होता है जो आपको, हमको, आम लोगों को नहीं मिलता। उनको ये होता है, उनको ये डर होता है कि अगर हम आम आदमी को मिलना शुरू कर देंगे, मार्केट में हमारी रेशो नीचे, मार्केट में हमारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, हमारा ग्राफ नीचे आएगा। ये तो इशारा है, आम पे बैठे हुए हैं, जो मर्जी बंदा मुंह उठाए इनके पास चले जाए, वो कभी भी आम लोगों को नहीं मिलते, अवॉइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस को जो है ना, वो जो ये अंडरवर्ल्ड का लफ्ज़ जिन लोगों के लिए फिट होना चाहिए, वो लोग दरअसल पुलिस को अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए और लोगों की औलादों को, लोगों को, जो यंगस्टर, जो लोग फेसबुक पे बड़े शूट वूट करने के बड़े शौकीन होते हैं, वेपन शपन रखने के, वो उन लोगों को, वो माफिया उनको पीछे से चला रहा होता है। उन लोगों से वो जो उन्होंने अच्छे लोगों के जो बच्चे अपने साथ उन्होंने बिलवास्ता या बराह रास्त या जैसे भी उन्होंने अटैच किए होते हैं, उनको वो अपने जो गैर कानूनी काम होते हैं, पताखोरी, कोई उन्होंने कत्ल करवाना है, किसी के मर्डर करवाना है, कोई ऐसा करना है, वो बगैर सामने आए किसी मिडल मैन के थ्रू, मीन्स के जैसे फ़र्ज़ करें, मुझे एक मिसाल कर लें, मैं अंडरवर्ल्ड हूँ, तो मैं किसी अपने जूनियर को कहूँगा, कभी भी फ्रंट पे वन मैन शो, अब फ्रंट स्क्रीन पे नहीं आऊँगा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसे बंदे को कहूँ जो मुझे नज़र हो, जो मुझे नज़र आए कि ये बंदा मजबूता साहब का मालिक है, अगर ये पकड़ा गया तो इतनी जल्दी ये अगली, तो वो माफिया जो पीछे से कंट्रोल कर रहा था ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अब वो ख़तरनाक क्यों है? वो ख़तरनाक इसलिए है कि उनके पास एक टीम होती है, उन्होंने कोई अपनी माफिया जो कंपनी है उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया होता। अंडरवर्ल्ड की कोई टीम ऐसी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये बस ऐसे ही लोगों ने बना दिया होता है। तो जो लफ्ज़ अंडरवर्ल्ड है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वो लोग सामने नहीं आते, वो पीछे रह के लोगों की औलादों से, यंगर, आजकल बड़े बच्चे आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं हमें इतना शौक है, पिस्टल दें, आप बंदा बताएं कौन सा, तो ये दूसरे मिनट आप यकीन करें, अगर आप देख लें तो आपको बंदा भी वो नज़र नहीं आएगा। वो लोग अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए जिन लोगों को, पुलिस अफसरों को इस्तेमाल करते हैं, वो अपने कॉन्टेक्ट्स बेस पे ना, वो बड़े मजबूत, वो लोगों में एक तशहीर उनकी हो चुकी होती है कि ये बंदे जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पैरवी सही करते हैं, इनके पास नोट शोट काफ़ी हैं, इनके सारे मामला बड़े फिट हैं। वो माफिया जो है ना, वो अंडरवर्ल्ड है। क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, किन लोगों को कहा जाता है? गैंगस्टर जो है ना, वो लफ्ज़ तो मेरी नज़र में तो इस वक्त गैंगस्टर तो यहाँ पे गैंग्स तो हैं ही नहीं लाहौर में। ये थे, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह, उन्होंने वो लोहे के साथ लकड़ी भी उन्होंने डुबो दी, बस उन्होंने गुनाहगार उन्होंने नहीं देखा। वो क्राइम कंट्रोल कमेटी के जिस वक्त चेयरमैन बने थे, ये बात 84-85 की है। मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त लाहौर में गैंग थे, उसमें वो दुश्मनियाँ थी बड़ी, माजे सिख वगैरह की और रहील असगर वगैरह की, ये उस दुश्मनी से काम स्टार्ट हुआ है। फिर वो आगे शेख साहब के पास शाहिद में लड़का था, वो कोड लगपा था, वो बड़ा उसका नाम हुआ है, बड़ा अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड में उसका माशाल्लाह बड़ा एक अच्छी रेप्यूट का वो मालिक था। लोग उस अंडरवर्ल्ड में भी इस्तेमाल क्या क्या करते हैं।
तो वो फिर इस तरह ना वो स्टूडेंट फिर आगे रईस कालिया कत्ल हुआ, वो सारे गैंग बनते गए। आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए, माशाल्लाह से आपके वालिद जो थे वो भी लॉयर हैं, आपके भाई भी लॉयर हैं, आपके बेटे भी लॉयर हैं, आखिर आप इस ट्रैक पे क्यों चले गए? नहीं, ट्रैक वाली बात मेरी नहीं समझ में आती। ट्रैक पे कभी भी कोई बंदा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन करेक्ट करता हूँ आपका मैं, ये आप मुझे ये सवाल कर रही ना कि आप कैसे चले गए। मैं चला नहीं गया, मुझे आना पड़ा है। मैं वो हादसा जानना चाह रही हूँ, हादसाती तौर पे ही इंसान गलत रास्ते पे जाता है, तो मैं वो हादसा जानना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको इस ट्रैक पे जाना। ये आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और मैं इसका जवाब आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा। मेरे वालिद साहब जो चौधरी रहमत अली एडवोकेट थे ना, वो अपने बेटे, मेरे बड़े भाई के कत्ल की पैरवी कर रहे थे। पूरे लाहौर को, पाकिस्तान को तो नहीं, लाहौर को सारे को पता है, पुराने सब लोग मेरे भाई को जानते हैं। तो वो क्या उसे कहते हैं, मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो उनका सिर्फ ये जुर्म था कि वो अपने बेटे के कत्ल की पैरवी कर रहे हैं। उनको 1986 में कुछ ऐसे बंदे थे, वो गैंगस्टर थे, सादत अली शाह उसका नाम था, और वो सादत शाह जो था ना, वो डकैती, इक़दाम कत्ल और ऐसे कई मुकदमात में वो जेल में चलान हुआ था। वहीं से उसने जेल में बैठ के मेरे भाई के कत्ल में नामजद मुलजम आमिर भट्ट, जो इस वक्त दुनिया में पता नहीं किधर है, कहानी, मैं तो उसको खैर नहीं कभी किया, ना ही मुझे ज़रूरत है, तो वो उसने अंदर से बैठ के ना मेरे वालिद साहब के बारे में प्लान किया और उसने कहा कि भाई ये चौधरी रहमत अली एडवोकेट जो है ना, इनको डैमेज कर दो, अगर ये डैमेज ना हुआ तो मुझे सज़ा करवा देंगे। तो फिर ये जो गैंगस्टर था ना सादत शाह, इसने 1986 में 1986 में इसने चुबुर्जी खानबाब होटल के सामने मेरे वालिद साहब को फायर मारा। वो उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। अपनी वर्दी में थे, अपने बेटे की कत्ल की पैरवी के लिए वो जा रहे थे। तो फिर वो जब मेरे वालिद साहब मर्डर हुए ना, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मेरा भाई, मैं अपनी पोस्टों में भी लिखता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा है। मेरा भाई फास्ट ट्रैक पे चलता था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। उसने कई लोगों को नाजायज़ बेइज्जत कर दिया। उसने कई लोगों से, कई तंजीमों से, स्टूडेंट तंजीमें थी उस वक्त, ये ख्वाजा साद रफ़ीक जो आज बड़ा वो करते हैं, मेरा भाई इनकी इफ्तार पार्टी से आते हुए मर्डर हुआ था। उस दौर के जो क्रिमिनल स्टूडेंट्स थे ना, उन लोगों में मेरे भाई की बैठनी उठनी थी। तो मेरे भाई ने जो है ना एक रास्ता गलत अडॉप्ट कर रहे थे। हमें कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, हम बड़े सीधे साधे, मेरे वाला साहब शरीफ आदमी थे। जिस वक्त हम इस इलाके में है ना, चुबुर्जी में, इस चुबुर्जी को लोग कहते हैं शाहिद चौधरी चुबुर्जी वाला, भी मेरे बाप की चुबुर्जी तो नहीं है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चलो लोग एक मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं। हम जब लाहौर में हिजरत करके हैं ना, तो मेरे दादा वादा, तो हम लाहौर में जब वालिद साहब मेरे ने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू किया है, तो उनके पास एक साइकिल होती थी। वो उन्होंने मेहनत की। मियाँ यासिन खान भट्टू थे, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तालीम, वो तो रुकाड़े वाली दीवालपुर वाली साइड के थे। मेरे वालिद साहब उनके मुंशी भी थे, घर के नौकर भी थे। उन्होंने मेरे वालिद साहब को पैसे देने, उन्होंने पैसे दे के ना कहना कि ये ना चो सब फ़ोटो कापियाँ करवा लाओ। तो वालिद साहब ने रात को घर आके मेरी वालदा को बताना कि आज ना मियाँ साहब ने मैंने 30 रुपये मुझे बचे हैं, आज मुझे 12 रुपये बचे हैं, आज मुझे 14। मेरी माँ ने कहना ये कैसे बचे हैं? और मियाँ साहब ने मैं देते ना बच्चे नहीं कपड़े ले आ दो, तो मेरे रियायत करवाई थी, तो मैं मियाँ साहब ने दसा, कहा चौधरी तू रख लै। तो हम ना बच्चे बचपन में ना ये सुन के ना कि मियाँ साहब दूध आया, दूध थोड़ा, वो मैं मियाँ साहब वालों आया दफ्तर से आना ना, तो एक बोतल में उन्होंने 5 भाइयों बहनों को ना लेटे हुए दूध पिलाना, थोड़ा थोड़ा ना, गुर्बत होती थी उस वक्त। तो वो वालिद साहब से ना बड़ा मियाँ साहब सुनते रहते थे। एक दिन क्या होता है कि अबू ने आगे ना रात को 1 बजे हम उठा दी, उठो उठो उठो, क्या हुआ जी? मियाँ साहब आ गए। अब हमने फटाफट उठे हैं, वो बहनें जो थी वो भी कपड़े भूखा थे, फटाफट में कपड़े पालो, नहा लो भाई। एक वो मेरे, हमारी नज़र में मियाँ साहब उस वक्त पता नहीं क्या बला थे। तो वो थे भी, वो बला 5-4 वजारतें उनके पास थी। वो वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, वज़ीर तालीम, और ठीक ठाक आदमी थे वो। ऊपर से बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे थे। लो मिस हुआ ये कि मैं ना, हम सब बहन भाई ना तैयार हो गया आ गए। तो वो मेरे वालिद साहब उनके नौकर थे, उनके घर के काम भी करते थे, मुंशी गिरा पढ़ाई भी करते थे, वकालत भी कर रहे थे। वो मेरे वालिद साहब ने जब हमें बुलाया ना, सब तो हम बहन भाई ना लाइनों में खड़े हो गए। वो एक तरतीब के साथ ना, 2-2 साल का गैप था। तो वो बिल्कुल ना हम ऐसे खड़े हैं, यानी ऊपर से नीचे तक। मेरे अब्बू कहते हैं चलो भी अगे वो हाथ मिलाओ। मेरे बड़े भाई आगे गए, उन्होंने हाथ मिलाया, वकील साहब जो आज बने हुए। फिर छोटा मेरा भाई जो मर्डर हो गया, उसने आगे जाके हाथ मिलाया। मेरी सिस्टर ने हाथ मिलाया। जैसे जैसे तरतीब थी ना, आगे आगे एक बंदा होता है, मियाँ साहब से हाथ मिलाता है। वो कुर्सी पे बैठे हुए हाथ फेरते हैं, बेटे शाबाश, बेटे क्या करते हो। मेरी बारी आती है ना, तो मैं खड़ा रह गया। मैंने अपने छोटे भाई को, मैंने कहा चलो सलाम लो इनसे। वो कहता है यार बेटे तुम आगे क्यों नहीं आए? मैंने कहा अंकल सारे वेले ने, मैं अब्बू का बेटा हूँ काम का, कि जो इनका नाम रोशन करेगा, तो मैं बाद में आऊँगा। उन्होंने मुझे पकड़ के ना गले के साथ लगाया। तो मुझे उनके अल्फाज याद, उन्होंने कहा था चौधरी रहमत अली तेरा बेटा काम दई, पंजाबी में। उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए और मुझे कहा कि सब बहन भाइयों को बांट देना 50 रुपये। मैंने पकड़े हैं, तो मैं बड़ा खुश के पैसे उन्होंने मुझे दिए हैं। यानी कि जिस बच्चे में, आज मैं ऑन एयर ये तमाम अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि घर में जो बच्चे, कोई भी बच्चा अगर आए ना, उसको पॉलिश इतना करें कि वो बच्चा डफर ना रह जाए। आप उसको अंदर से बुलाते हैं कि ये अंकल हैं, अंकल से मिल लो, तो वो आगे ऊँ करता रहे, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी ऊँ ही करेगा अल्लाह के हुक्म से।
अगर वो बच्चा आप उससे कहते हैं अंकल से मिलोगे, अंकल जी को पैसे पूसे भी तो सानू लाओ, तो बच्चा कुछ करके दिखाएगा आपको। यानी टैलेंट उसका बचपन से ही बोलना शुरू कर देता है। तो मैं शाहिद चौधरी हूँ ना, मुझे भी अल्लाह ताला ने शाहिद चौधरी करके पैदा किया। मेरे अंदर आजिज़ी है, मैं किसी बंदे को पूरी ज़िंदगी में, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने तू कह के नहीं बुलाया। अगर आपने किसी बंदे को तू कहना है, उसे गाली निकाल दो। तू गाली है, तू का मतलब है या वो छोटा है, या वो कमज़ोर है, या फाइनेंशियली उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, आप उसे तू कह रहे हो। जबकि एक और बंदा आता है, उससे छोटे को भी भाईजान कहना शुरू कर देते, तो उसमें टैलेंट है, फास्ट है, रिच है, नाम है, गुंडा है, बदमाश है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर, मैं बैलेंस रख कर लाइफ को चलाता हूँ। कोई वीवर ये कह दे मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को तू कहा है, तो मैं अपनी वल्दियत में से वालिद साहब का नाम कटा दूँ। बात गुफ्तगू करने में आबद बॉक्सर साहब ऐसे इंसान हैं कि वो डिफरेंट हैं, यानी कि उनको भी अब अंडरवर्ल्ड में लगाया होता लोगों ने। अब मुझे ये बताएं वो किस वजह से, कहाँ से वो अंडरवर्ल्ड में आ गए? वो तो पुलिस ऑफिसर हैं और ऑपरेशनल और क्रिमिनल फाइटर हैं, क्राइम फाइटर हैं वो। उनको भी अंडरवर्ल्ड में डाला, तो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, वो व्हाट्सएप फिल्म के गाने, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। यार ये क्या है, लोगों को माशरा किस तरफ जा रहा है? मैं खुद ये जानना चाह रही हूँ कि शाहिद चौधरी, लाइक ये रोब, ये दबदबा लोगों में, ये इतना सब कुछ, ये क्यों, क्या वजह क्या है? नहीं, दबदबे वाली कोई बात नहीं है। वो तो देखें, अब अपने इंटरव्यू को आप अगर करारा बनाना चाहती तो मैं आपको मतलब का जवाब, लेकिन नहीं, वो ये बात गलत है। कोई भी बंदा, आप बाहर निकले, मेरे जो मुखालफिन आप उनके घरों में भी जाएं, सामने उनका घर है जिनके साथ मेरी मुखालफत चल रही है, हमारे आपस में कत्ल गारत हुई है, मेरे किरदार की, मेरी ज़ात तक, मेरे भाइयों से शायद उनको इख्तलाफात हों, कुछ तो अभी छोटे हैं, मैं समझाता हूँ उनको, कोई मामला ऐसे होते हैं। अगर मेरी ज़ात की हद तक मकतूलैन की वालदा, उनकी बेवाएं आपको मेरी कंप्लेंट कर दें, तो मैं वो जिसकी सज़ा मैं पहले भुगत चुका हूँ, मैं आज आपके सामने मीडिया के आगे भी भुगतूंगा। अच्छा शाहिद साहब, बात की बातें तो बाद में, लेकिन मैं बचपन से आपकी कहानी जानना चाह रही हूँ कि आप बचपन में कैसे थे, उसके बाद कैसे हुए, उस लाइफ में इस लाइफ में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ। मैं ये सवाल जो आपने किया ना, इंटरेस्टेड है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये इसका जवाब देते हुए। पता है क्या, मेरे साथ नहीं, ये कई बंदों के साथ ऐसा होगा, वो देखने वाले समझ जाएंगे ये सही कह रहा है। मैं ना, हमारे मोहल्ले में एक होता था बिल्ला पाकिस्तान ना, ये मैं थोड़ा शॉर्ट दूंगा इसको, जैसे भी कर रहा हूँ कर लीजिएगा मैनेज। वो ना बड़ा टैक यहाँ होता था, तो वो उसे हमें बच्चों को बुलाना, ओए इधर आओ, हमने भाग के जाना, हमारी कोशिश होती थी कि हम भाग के इसके पास जाएँ, तो वो 2-3 रुपये जो देगा ना, वो थोड़े की डब्बी आती थी, उसको लागत देनी, बकाया पैसे देंगे, ओए तू रख ले। तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है सिगरेट के पैसे मुझे दे, क्योंकि मुझे बकाया मिलना है। मैं भी उन बच्चों में होता था, बड़ा उसके साथ मैं प्यार था, बड़े उसको पैसे जो देता था वो, तो बड़ा उसका ख्याल रखते थे। वो पानी शानी, वो बर्फ़ हमसे मांग लेनी, वो डेली को विस्की पी के इधर मोहल्ले में। लेकिन वो था बदमाश, असूलों वाला, माओ बहनों की इज्जत करने वाला। ये 82 की बात है, 82 या 83 की बात है ये। अच्छा हुआ उन दिनों फिर ये कि वो बदमाश था, वो सारा बाजार में हलवा पूड़ी फ्री खानी, शेवें मुफ्त करवानी, हमने हजामत करवानी। हम वो हजामतें होती थी ना, अभी तो कटिंग होती है, उस वक्त तो हजामतें होती थी। तो मैं हजामत करवाने के लिए बैठा होना, देखना बिल्ला पाकिस्तान आया, उसने हमारी मशीन यहीं पे छोड़ देनी, बिल्ले पाकिस्तान की शेव हो रही है, उसको चाय मंगा के मलाई ऊपर ज़्यादा डाल के लाई, बड़ी उसकी करवा के चला गया। अब जाते वो नाई से भी 10-15 रुपये ले गए, हलवा पूड़ी खाई है, कचौरियाँ खाई हैं, सब कुछ, कोई पैसा नहीं, 10-20 ले के वो चला गया। तो मुझे ना उस चीज़ से गुस्सा थोड़ा चढ़ता था कि यार ये बंदा क्या आता है, जिधर भी देखते हैं बदमाश ही बना हुआ ये। हमने एक फिल्म देख ली, वो उसमें अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र नाम के किरदार होते हैं, वो अमिताभ उसमें आज़ाद है और धर्मेंद्र का नाम बीरू होता है। बच्चे थे, फिल्म से बड़ी तफरीक हो रही थी, VCR का नाम सुन के घर से निकाल देते थे घर वाले कि पता नहीं VCR पे चलती वल्गर फिल्में हैं। लोगों को ये पता नहीं था, आए चलेंगे आए चल रही हैं। वो नया स्टार्ट था, 92-93 की बात है ये। हमने फिल्म देखी, वो दिमाग पे सवार थी। तो ये ना यकीन कीजिएगा नादिया, मैं आपको ना बात बिल्कुल सही बताऊंगा ना, कि सुनने वाले को ये ना होगा ये बात बनी हुई है, आर्टिफिशियल बात का पता लग जाता है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को देखो पता लग जाता है। तो मेरी बात तो जेन्युइन है। मैंने ना, वो दोपहर का टाइम था, तो फिल्म देख कर दिमाग पे चढ़ी है, मैंने कहा यार बदमाशी करनी है अपने साथ वाले को। वो मुझे कहता है बदमाशी, मैंने कहा यार सीटा का बिल्ला नहीं है। उस टाइम एज क्या थी आपकी? मेरी थी 12 या 13 साल हो गई, ज़ाहिर है 70 की पैदाइश, 82 की बात है, तो 83 की, तो 12 या 13 साल का था मैं, 7वीं में था। तो मैंने ना उसको कहा, मैंने कहा बदमाश बनते हैं। देखे ना, बदमाश तो मैं बनना है, वो मैं क्यों, कि उस वक्त तफरीह सिर्फ फिल्म की थी। वो हवास पे बीरू, वो पैसे नीचे फेंकता है, वो कहता है पैसे हाथ में उठा के पकड़ाओ। मैं अगले नाई के उधर बैठा हुआ था, तो मोची ने ना जूती सीधी की, तो उसे पैसे ऐसे फेंक दिए। मैं कहा मैं ज़मीन पे गिरे पैसे नहीं उठा, मेरे अंदर अमिताभ बच्चन बोलना शुरू हो गया। मेरी अंडरस्टैंड कर रही है ना, ये ट्रू है। इसमें वो मैं भी कहूँगा लोग क्या कहेंगे, भाई लोग जो मर्जी कहें। अब आपने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं आपको अपनी बेटी बहन समझ, मैं तो चाहता हूँ आपका इंटरव्यू सारी दुनिया देखे और सच्ची बात को देखें, कि लोग कहेंगे यार ये बंदा सही बात कर रहा है। मेरा मुंह नहीं छुपाना, मेरी बात को नहीं काट रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट चलाओ, जो मेरी अंदर की फीलिंग मैं बता रहा हूँ।
वो बिल्ले पाकिस्तान को मैंने ना जाकर उससे पूछा, वो झाड़ियों में से अपना घोंसला सा बनाया होता था, वहाँ पे छुपा पी रहा होता था ना। तो मैं गया हूँ, मैंने से जाकर मैं कहा बिल्ले अंकल, कहता की गल है भाई, उसको मेरे नाम का नहीं पता था। मुझे कहता क्या बात है, मैंने कहा सर वो, मैं कहा बिल्ला जी, बिल्ले अंकल मैंने बदमाश बनना है। वो कहता बदमाश बनना है, ऐ केड़ा मुश्किल काम है, ईंट फट मेरे सिर च मार दे बदमाश बन जा। अब मैंने कहा इतना आसान काम है, हम पता नहीं क्या समझ रहे थे। मैंने उसी वक्त ना ईंट पकड़ी, मैंने उसके सर में मार दी। ये मेरे मोहल्लेदार जरूर कहेंगे कि ये क्या सही बात कर रहा है, लेकिन बात मैं ऑन एयर कैसे बिल्ले को नाम कैसे चेंज कर दूं, जो बात है वही। वो ईंट लगी तो उसका ब्लड निकला, वो मैं तो भाग गया, मेरे साथ वाला भी भाग गया, तो वो मेरे घर आ गया। अब वो मेरे घर आया तो उसने जब कंप्लेंट की तो मेरी वालदा डर कांपे, मेरी बहनें, मुझे उन्होंने पेटी ये नहीं होती पुराने घरों में रखी, वो पेटियों के पीछे छुपा दिया कि बिल्ला अंदर ना घुसाए। मैं कभी पेटी से निकलूँ फिर ऊपर मुझे अंदर हो जाते हुए मार देगा। मैं डर गया, मैं डर रहा हूँ कि यार अब मेरे घर में ही आ गया। इसने तो मुझे कहा था ईंट मारो, इसने ये थोड़ी कहा था मैं तुम्हारे घर कंप्लेंट, अगर मुझे ये कहता तुम मुझे ईंट मारोगे मैं तुम्हें मारूंगा, या तुम मुझे ईंट मारोगे मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो मैं कभी भी ऐसी हरकत ना, मैं तो पहले से डरता था। उसने कहा मुझे ईंट मार दो, मैंने कहा इतना आसान काम, मैंने ईंट मार दी। और वो जब मैंने देखा ना मेरे वालिद साहब साइकिल उनके पास थी, वो साइकिल पे हैं, गली में जब आया तो वो भी दूर से देख के समझ गए समथिंग रॉन्ग। वो बिल्ला पाकिस्तान में बुगा था, वकील साहब वो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा नहीं, मोटे मोटे बुल्ला वाला वो कालू जिहा, उसने नाम का नहीं पता था। वो जैसे मेरे वालिद साहब भी डर गए, क्या हुआ, कहता उन्होंने मेरा सिर पाड़ देता है। और मेरे वालिद साहब उसे कहते हैं उसने सिर कैसे पाड़ दिया, कहता है वकील साहब वो आया है तो उन्हें आंते मिनट मार दी थी। मैंने सोचा कि ये जो मेरे अब्बू को भी अब कह रहा है ना, मेरे अब्बू है तो शरीफ आदमी, लेकिन अगर उनकी सुई अड़ गई ना कि ये ज्यादती से किया तो मुझे तो वो मार देंगे, तो मुझे बचाएगा कौन। मैंने कहा ये बंदा सही यानी गुंडा सही है, लोगों से ये सुनेगा अच्छा आदमी है। तो मैंने कहा मैं इसके सामने जाकर कहता हूँ सही बात कि तू ईंट मारी तुझे क्यों। मैं आया, मैंने आगे से कहा, मैंने कहा जी तू, मैं रोना शुरू कर दिया। मैं ऑन एयर रो तो नहीं सकता, लेकिन बच्चा था रो रहा था, मैं अब्बू को ना देख के मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू जी ये जो है ना, इनसे ये पूछा मैंने ईंट मारी क्यों। मेरे अब्बू कहते क्यों मारी, कहता जी वो मुझे कहता मैंने बदमाश बनना, तो मैं कहा मैंने ईंट मार बदमाश बन जा, तो इसने मेरे सर में ईंट मार दी। तो बस ये अब्बू कहते हैं ये, अब वो वकील थे ना, उन्होंने पॉइंट ढूंढ लिया, कहते ये बच्चा था, बस उसने ये सोचा आप अगर इसे ये कहते कि भाई ईंट मारने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो शायद ये डर जाता। आपने ईंट मारने का बच्चा था वो 12 लोग कर आ गया, उसने मुझे ना थोड़ा सा प्यार शेयर किया और वो करके ना तो मुझे चला गया, मुझे माफ़ कर गया वो बिल्ला पाकिस्तान। अब अगले दिन सुबह मैं घर से 5 रुपए के ना चने लेने जाता। ये चने जो दूसरे हैं ना 84 के बाद आए हैं, पहले सिर्फ वो मिठाई की दुकानों में वो आलू और चने वो मिक्स मिलते थे। समोसे का सामान बचे ना सुबह वो चनों में डाल देना उन्होंने, वो साथ दे के मैं चने लेने जाता था 3 रुपए के 5 रुपए को, तो इतने ज़्यादा आते थे। तो मैंने जब अगले दिन गया हूँ ना बिल्ला का सिर फाड़ने के बाद, तो मैं गया हूँ, मैंने जाकर उस मिठाई वाले को पहलवान जी उसको कहते मैं पहलवान जी चने देना, वो मुझे आकर जाओ चौधरी साहब पैसे रहने दो, पैसे रहने दो, वो चने भी इतने ज़्यादा, कहता आलू ज़्यादा। पहले मैंने उसे कहा ना थोड़े आलू पा दो, तो उसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाना, उसे मैं कहा थोड़े आलू, कहता आलू लिफाफे पा के दे इसको। मैंने कहा क्या वजह, कहता बिल्ला बड़ा उल्लू का पट्ठा था, आपने सही किया, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब लोगों को पता लग गया है मेरे, क्योंकि मीडिया तो था नहीं। मैं कहा इसको कैसे पता लगा, वो बात 1 मिनट में वायरल होगी लोगों से। अच्छा मेरा कज़न आया तो वो भी गांव से आया था, उसका नाम था जुल्फ़कार जुल्ली, वो भी अगर देखेगा तो ये सही कह रहा है। मैंने उसको ना, उसका एक बाल सिर्फ ना दाढ़ी का यहाँ से एक बाल यहाँ निकला हुआ है, मैं उसको ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि यार आओ तो ये तेरी शेव करवा दूँ। वो कहता मेरी तो शेव आई नहीं। मैं कहा यार बाल कटा लिया। असल में मैं उसको ना उस हजामत वाले के पास जाके अपना टैका दिखाना चाह रहा था कि जब हम शेव कराते थे बिल्ला आता था वो हमें छोड़ देता, आज मैं इसको अपना टैका दिखाऊं। मैं उसको ज़बरदस्ती ना कटे हुए बालों में भी ले गया उसे। मैंने नाई को जाकर मैं कहा चाचा अल्लाह रखा हमारे बाज़ार में, मैं कहा अंकल जी इसकी कटिंग कर दें। उसने मुझे अखबार पेश किया है, पहले वो अखबार फेंकता था, अभी वो पेश कर रहा है मुझे अखबार। मलाई, वो कहता मलाई वाले 2 गिलास कप चाय का लाओ, साथ वो आ गई किश्ती केक आ गए, खाओ जी मैं खा रहा हूँ। अब मैं अखबार भी नहीं देख रहा हूँ, बेनज़ीर की खबरें जो भी बुट्टो शुट्टो पढ़ रहा हूँ। वो इतनी देर में शेव बाल कटे हैं। मैं कहा जी अंकल कितने पैसे, और चौधरी साहब छड्डो कैसे पैसे, तुसी ऐसे बगैर का सिर पाड़ के साढ़े दिल जित लेते ने, वो भी मुझे। अब वो चीज़ मेरे लिए प्राउड बनती जा रही है। घर से जो 5 रुपए चने के लेके जाने वो जेब में, चने मुफ्त। अब वो वहाँ से करते करते अभी थोड़ा सा और मैं बड़ा हुआ, साल 2 साल बाद वो 14-15 साल का, स्कूल से आया हूँ, बस्ता गले में था। अब ये असल चीज़ ही है जो चीज़ आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने बड़ी कोशिश की पीछा छुड़वाने की ना, इस चीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो चीज़ क्या थी, वो ये थी कि मैं स्कूल से आऊँ, गले में मेरे बस्ता था, मेरी वालदा ने मुझे कहा, उस वक्त सबसे बड़ी तफरीह ये थी, घर बन रहे थे नए, डेवलपमेंट हो रही थी इलाके में, बड़े वक्फे से घर थे। तो जिसके घर के आगे रेत उतरती थी जिसके घर के आगे भी, वो हमारी तफरीह होती थी। हमने पाँव से घर बनाने, सुरंगें बनानी, पता नहीं क्या क्या बनाना। मैं आया हूँ तो मेरी वालदा ने मुझे मना किया कि तुम बाहर ना जाना, सामने रेत उतरी है, नीम वगैरह कबूतर वाले में हमारी गली में, तो तुम रेत पे जाओगे, छलांगे ना मारना, जख्मी हो जाओगे।
मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाता, मैं बाहर आ गया हूँ। तो मैंने नादिया आगे ना दौड़ लगाई है उस गली की तरफ जहाँ पे बच्चे ऊपर खड़े थे। वो घर ना यू टाइप बना हुआ था। वो उस घर में ना नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ईंटों का ना दाड़ा होता है, वो जो नया ईंट के साथ ईंट को करना होता है तो 2-2 ईंटें बाहर निकली होती हैं। मैं इनके ऊपर हाथ रख के ऊपर चढ़ गया हूँ तो लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओए पीछे हो जाओ, आ गया जो, ओए इन्हें छलांग मार देनी। मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ। अब सुनते सुनते जब मैं टॉप पे पहुंचा ना तो मैंने सीधा जाके फिर आगे से ऐसे हो गया, तो यहाँ पे आगे मैंने छलांग मारनी थी गली में, ठीक है। जब मैं यू टर्न लेने लगा ना तो वो लड़के पीछे हो गए, उन्होंने नवाज शरीफ की तरह मेरा प्रोटोकॉल लगा दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सेहत प्रोटोकॉल ने ख़राब की है। अब मेरी इस बात को उनके साथ कनेक्ट कर लें, मेरी इस बात को ख्वाजा आसफ, साद रफ़ीक, इमरान, किसी की तरफ भी ले जाएं। हमेशा इंसान का टांका वही करेगा, प्रोटोकॉल ख़राब करवाएगा। ये मेरी बात आज की आपने याद रखनी है। वो मैंने ऊपर जब पहुंचा तो वो आवाज़ शोर सुन के आ गया, दिल नहीं कर रहा था, नीचे से देख रहा, बड़ा खौफ आ रहा था। तो जब ऊपर चला गया ना तो मैंने ना देखा, मैं भागते भागते इनको ना देखा, वो सब पीछे हो गया, पीछे हो गया, आ गया, ओए आप वो आ गया। नादिया मैंने छलांग मार दी। पिंडा दियां शर्मा रख ली थी मैंने, पिंडा दियां शर्मा रख ली ना। मैं कहा यार उनकी लोग कहन गए कि भाई इसने छलांग नहीं मारी, छलांग मार दी मैंने। अब मेरी रेत सारी नरम थी ना, वो अभी उतरी थी, उसका टायर भी अभी अंदर था ट्रॉली का। वो मेरे मुंह में, हमारे बाहर सरकारी नलका, मेरे बड़े भाई जो वकील साहब मुझे ले गए, आंखों में पानी डाला, उन्होंने कहा यार तुमने क्या किया, इतनी ऊपर से छलांग मार दी। और मैं कहा मैं नहीं मारी, मेरे को लोगों ने मरवा दी है। और मैं एक चीज़ आपको आज बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये आपने भी नोट रखनी है, अपने दिल में रखनी है। और ये तमाम पाकिस्तान में या दुनिया में जो लोग देखेंगे उनको मैं आज नसीहत कर दूंगा आपकी वसातत से कि ऑन एयर बैठा हूँ। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, मेरे दिल में ख्याल आया कि यार मैं ना सही ना, जैसे लोग हैं बेंड हो गए हैं, मोल्ड हो गए हैं, मैं भी ज़िंदगी का ट्रैक चेंज करूँ। हमारे एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं मेरे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी खान साहब एक ना मुझे कोई गिफ्ट दें, कोई ऐसी चीज़ ना, मैं अब चाहता हूँ कि मैं भी ना, यानी कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ना मैं कोई राह रास्त पे चल पड़ूँ। वैसे तो काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ या नादान मैं अपने करता हूँ या मेरा ज़मीर मलामत करता हो, लेकिन मैंने फिर भी ना कि लोगों में जो मेरी तशहीर हुई है, जो नाम मेरे को जो करते हैं, तो मैं लोगों को ज़ाहरी तौर पे भी ना नज़र आऊँ कि यार इसने दाढ़ी शड़ी रख ली, मौलवी टाइप बन गया ये सारा। मैंने कहा जी मुझे कोई ऐसी चीज़ दें कि मैं ना कल को मैंने मरना है ना, पता क्या होता ही है कि इंसान को ना पहले ये चीज़ों का ख्याल नहीं होता। जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो इंसान के पास बुरे बुरे वो ब्रेन के, अगर तुमने ये करना है इसका डिफेंड ऐसे कर लो। बंदे को पैसे ना, पैसे के साथ बंदा अपने आप को सिक्योर करना नहीं। फिर जब ज़्यादा पैसा आया था बंदा सोचता है जब मैं मर गया जिस पैसे का क्या बनेगा। फिर और जब ज़्यादा पैसा बंदा कहता है जो मैं मर गया कल तो मेरा क्या बनेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली ना बंदा, जब कहते हैं गिट्टे गोटे खड़क जाता है बंदा अल्लाह की तरफ, तो मैं गिट्टे गोटे तो नहीं मेरे खड़के, लेकिन मैं ना वैसे ही दिल में आया, मैंने कहा यार गलत भी काम ज़िंदगी में हुए। मैं जब बंदा यूँ अपने अंदर करता है ना, सारा ज़मीर जिसकी शक्ल नहीं है वो आपको सारा ही नज़र आ जाता है कि मैंने वो काम गलत किया था। मुझे औरत कह रही थी तेरा बेड़ा गर्क हो जाना है, तेरे कीड़े पै जाने ने, तो आज मुझे कीड़े इस औरत की वजह से पड़ गए हैं। तो वो बंदे का ज़मीर आवाज़ देता है। उन्होंने मुझे कहा बेटे आप नमाज शुरू कर दो। मैंने दोस्त बैठे हुए थे, वो चले गए हैं, तो अगले दिन वो आए तो कहते हैं जी नमाज पढ़िए। और मैं कहा खान साहब देखो गल सुनो, तुसी मैनू काम हो कह गए हो, ये वो बात नहीं है कि नमाज के बारे में मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं इसको कोई तशहीर कर रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ। मेरे ऊपर लानत इस अमल ना करने की वजह से, मैं खुद अपने मुंह से कहता हूँ, लेकिन मुझे लानत क्यों नहीं पड़ती, वो इस वजह से नहीं पड़ती, मेरी नीयत को खुदा देख रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि लोग नमाज पढ़ते हैं साथ चोरी करते हैं, जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी उसका उतना ही बट्टा कम है तोलने वाला, लोगों को किलो करके 300 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ना जिस तरह मैंने एक रोल मॉडल बन के ना, वो रोल मॉडल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन हर बंदे का हर फील्ड में, क्रिकेट में मेरा इमरान खान आइडियल था, फिल्मों में मुझे कई एक्टर पसंद हैं, लड़कियों में मुझे फिल्मों आर्टिस्टों में, हर फील्ड में एक आइडियल होता है। तो हो सकता है मैं भी कई बंदों का रोल मॉडल कोई मुझे बना कर देख रहे हूँ। अब बात यह है कि वो क्या उसे कहते हैं, मैं ना ये चीज़ जो बात आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑन एयर है कि खुदा ना से इसमें वो बात नहीं कि मैं मजहब के ऊपर कोई तनकीद करने लगा हूँ। मैंने माजरत की, मैं खान साहब नमाज जो है ना मेरे लिए मुश्किल काम है। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था क्योंकि मैंने अपने सारी प्रीवियस हिस्ट्री देखी है, तो मैं चाहता हूँ कि जब कब्र में जाऊँ ना या ऊपर अल्लाह ताला के पास जाएँ, जन्नत जहन्नुम में जाएँ, तो वहाँ पे ना मेरे जुर्म ऐसे होने चाहिए कि मैं ना फरिश्तों का ना, अब थोड़ा सा माइक इधर करें, मैं नकल उतार कर, मैं कहता हूँ कि फरिश्ते जब हिसाब लेने के लिए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ना पीछे होगा ना, आपके पीछे नादिया नीचे होगा जाऊँ, तो वो ना फरिश्ता पूछे ओए कौन है जो पीछे जा रहा है, इसको लाओ इधर पकड़ के। तो मैं सकूँ जनाब मैं तो समोसे चोरी किया था। ओए उल्लू तो तू नीचे भाग क्यों रहा था। और मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ को शर्मिंदा चोरी की थी कि जुर्म ऐसा होगा जरा ना वो फरिश्ते भी हंस पड़े
तो अगर मेरे जुर्म ऐसे हो मैं जागा आहो जी फिर कीता है तो फिर छितर तो मुझे वहाँ पढ़ने ही पड़ने हैं, वो कब्र का अज़ाब, तो मैं उससे डरता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आपने जाना शाहिद साहब से बातें की, गुफ्तगू उनसे आपने सुनी, बहुत सारी बातें सीखी भी आपने। तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा और तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।